morning students. Today we have to discuss about class 12 biology chapter number 6 which names is molecular basis of inheritance. वंशागति के आणविक सिद्धांत में हम आज जानेंगे आरएनए को। आरएनए जैसे कि बहुत पहले वैज्ञानिकों में ये मतभेद था कि प्रोटीन एक आनुवंशिक पदार्थ का कार्य, जो आनुवंशिक पदार्थ का कार्य होता है वो प्रोटीन का होता है। पर काफी रिसर्च के माध्यम से ये पता चला, कई वैज्ञानिकों ने प्रूव किया इसे कि नहीं, डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है जो लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करता है। ठीक, तो काफी रिसर्च के बाद ये क्लियर हुआ। लास्ट में हर्षवर्धन ने ये आइडेंटिफाई किया, फाइनली उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है सभी जीवों में, सिर्फ कुछ जीवों को छोड़ करके। कुछ जीव कौन से हैं, जैसे कि HIV, इन्फ्लुएंजा, TMV और इंसेफेलाइटिस और भी स्ट्रक्चर। ठीक है, कुछ जीवों को छोड़ करके सभी जीवों में डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है। और जो आरएनए होता है, आरएनए इन जीवों में जैसे कि HIV, इन्फ्लुएंजा, TMV, टोबैको मोज़ेक वायरस और इंसेफेलाइटिस और कुछ प्लांट के ऐसे जीव हैं, मतलब और एक बैक्टीरियोफेज है कुछ। इन सभी में क्या होता है कि आरएनए आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है। इन जीवों में आरएनए आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है। और पहले तो आरएनए के बारे में देख लेते हैं, जैसे कि राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए, जैसे कि आरएनए पहला आनुवंशिक पदार्थ था क्योंकि आरएनए का विकास डीएनए से हुआ है। सबसे पहले आरएनए ही आनुवंशिक पदार्थ था, उसके बाद आरएनए से ही आरएनए का विकास डीएनए से ही हुआ है। तो सबसे पहले आरएनए का कार्य कर रहा था, आनुवंशिक पदार्थ का कार्य कर रहा था आरएनए। फिर बाद में आरएनए के रासायनिक रूपांतरण से डीएनए का निर्माण हुआ। आरएनए के रासायनिक रूपांतरण से डीएनए का निर्माण हुआ। ठीक, जैसे कि कुछ जीवाणु, जैसे बताया मैंने कि आनुवंशिक पदार्थ के रूप में आरएनए यहाँ पे कार्य करता है, जैसे HIV हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, टोबैको मोज़ेक वायरस, इंसेफेलाइटिस और भी हैं, जैसे कुछ बैक्टीरियोफेज हैं। ठीक, इन सभी में आरएनए आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है। यहाँ पे देखिए, जब कोई भी बॉडी का निर्माण होता है, कोई भी बॉडी बन रही होती है, तो हमें डीएनए से या फिर जो आनुवंशिक पदार्थ होता है उससे जो इंफॉर्मेशन होती है, आरएनए mRNA उसी तरह से कार्य करता है। जैसे कि यहाँ पे डीएनए से mRNA बनता है और mRNA से प्रोटीन, देन प्रोटीन से अदर बॉडी पार्ट्स। जैसे कि डीएनए से mRNA जो इसको इंफॉर्मेशन होती है तो मैसेंजर आरएनए को देता है। मैसेंजर आरएनए जो इंफॉर्मेशन यहाँ से कलेक्ट करता है वही इंफॉर्मेशन प्रोटीन को देता है, तो प्रोटीन अपना जो बॉडी पार्ट्स बनाना होता है वो बनाती है। सपोज दैट अगर इसके पास मेलानिन हार्मोन है, मेलानिन हार्मोन डीएनए इसको दे रहा है mRNA को, तो ये मैसेज दे रहा है कि मेलानिन हार्मोन है तो आगे बॉडी पार्ट्स में मेलानिन हार्मोन क्रिएट करना है, मतलब बॉडी कलर बनाना है। तो वही मैसेज mRNA प्रोटीन को देगा, तब जाके बॉडी पार्ट्स मेलानिन हार्मोन जो कलरफुल होती है, हमारी बॉडी जिस कलर का बनाना हो तो उस कलर का बनाती है। तो डीएनए से mRNA बनने की प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं और mRNA से प्रोटीन बनने की प्रोसेस को ट्रांसलेशन कहते हैं। ये प्रोसेस है पूरा। अगर जिन जीवों में आरएनए आनुवंशिक पदार्थ का कार्य कर रहा है तो उसमें क्या होता है कि सबसे पहले डीएनए होता है, इसके बाद पहले आरएनए होता है, फिर डीएनए बनता है, फिर डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है, मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन यहाँ हो रहा है।
रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, तब जाकर के फिर mRNA बनता है एंड देन प्रोटीन। ये प्रोसेस सिर्फ इन जीवों में होती है क्योंकि इसमें आरएनए आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है, ठीक। और ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एक एंजाइम के प्रेजेंटेशन में होता है, जैसे कि जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के प्रेजेंट्स में ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस कंप्लीट होती है, ठीक है। अब हम जानेंगे डीएनए के बारे में। डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए किस तरह से वर्क करता है, डीएनए किस तरह से इसका निर्माण होता है डीएनए का, ये सारी चीजें इन प्रोसेस में हम जानेंगे। जैसे कि डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड का एक लंबा बहुलक यानी कि लॉन्ग पॉलीमर होता है, ठीक। इसमें क्या होता है, एक लंबा लॉन्ग पॉलीमर होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड का, ठीक है। और डीएनए की लंबाई उसमें उपस्थित न्यूक्लियोटाइड की संख्या पर निर्भर करता है। न्यूक्लियोटाइड की संख्या पर क्या करता है, निर्भर करता है, जो कि जीवों की एक विशेषता है, ठीक। डीएनए किस पर निर्भर करता है, डीएनए की लंबाई उसमें उपस्थित न्यूक्लियोटाइड की संख्या पर निर्भर करता है। अगर डीएनए कितना लंबा होना चाहिए, ये किस जीवों में डीएनए कितना लंबा होगा, तो वो डिसाइड करेगा कौन, न्यूक्लियोटाइड की संख्या, क्योंकि डीएनए में न्यूक्लियोटाइड की संख्या ही ये डिसाइड करता है कि डीएनए की लंबाई कितनी होती है। और अलग अलग जीवों में अलग अलग डीएनए की लंबाई होती है, ठीक। जैसे कि ह्यूमंस में जानते हैं कि डीएनए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से मिलकर बना होता है। डीएनए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से मिलकर बना होता है। जैसे कि पॉली मतलब 2, मतलब मोर देन 1, एंड न्यूक्लियोटाइड की संख्या, यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड एक हो गया नाइट्रोजनी क्षार, दूसरा हो गया पेंटोशर्करा, तीसरा फास्फेट ग्रुप। तो 3 न्यूक्लियोटाइड की संख्या 3 है, यहाँ न्यूक्लियोटाइड की संख्या 3 है, और इसके भी भाग हैं, इसके भी कई सारे भाग हैं, वो हम आगे की वीडियो में जानेंगे, ठीक। पॉली मतलब मोर देन 1, क्योंकि यहाँ पे एक तो ये हो गया और दूसरा ये हो गया, 2 श्रृंखला से मिलकर बन रहा है। यहाँ पे एक श्रृंखला ये होगी, एक ये, 2 श्रृंखला से मिलकर बन रहा है मोर देन 1, यानी कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड। डीएनए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से मिलकर बना होता है। तो न्यूक्लियोटाइड ये हो गया और ये हो गया पॉली, मतलब 2 श्रृंखलाएं, ठीक। तो न्यूक्लियोटाइड जैसे कि नाइट्रोजनी क्षार, पेंटोशर्करा, फास्फेट ग्रुप, ये 3 चीज आपको याद रखने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बार बार ये पूछा जाता है कि न्यूक्लियोटाइड की संख्या, डीएनए में न्यूक्लियोटाइड की संख्या कितनी होती है, या फिर कितने टाइप का डीएनए न्यूक्लियोटाइड होता है। तो आप बता सकते हैं 3 टाइप का, नाइट्रोजनी क्षार, पेंटोशर्करा और फास्फेट ग्रुप, ठीक। यहाँ पे ये कार्य कैसे करता है, जैसे कि डीएनए जब इसका, क्योंकि ये तीनों नाइट्रोजनी क्षार, ये तीनों न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे उपस्थित होने चाहिए डीएनए के श्रृंखला पे। दो श्रृंखला है यहाँ पे, और दोनों श्रृंखलाएं पे ये न्यूक्लियोटाइड एक सीरी में अटैच होता है, एक सीरियल वाइज अटैच होता है दोनों पे, और यही डिसाइड करता है कि जितने ज्यादा संख्या होगी इसकी, उतनी ज्यादा लंबी डीएनए का स्ट्रक्चर होगा, डीएनए की संरचना होगी। जैसे कि डीएनए की संरचना यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, ठीक, डीएनए और डीएनए की संरचना। तो जैसे नाइट्रोजन क्षार, ये हो गया नाइट्रोजनी क्षार, क्योंकि हमेशा नाइट्रोजनी क्षार डीएनए श्रृंखला के बीच यानी कि अंदर की साइड होता है, ठीक, इन साइड उपस्थित होता है। और पेंटोशर्करा, फास्फेट शुगर, पेंटोशर्करा और फास्फेट शुगर, ये 3 इस तरह से अरेंज होते हैं, मतलब पेंटोशर्करा, फास्फेट शुगर श्रृंखला से बाहर होते हैं, और श्रृंखला के अंदर होता है सिर्फ
नाइट्रोजनी क्षार। ठीक है, तो यहाँ पे ये उपस्थित हो रहा है पेंटोसर्करा, सॉरी फास्फेट ग्रुप और पेंटोसर्करा, ये इस तरह से अरेंज होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में पेंटोसर्करा, फास्फेट शुगर और नाइट्रोजनी क्षार, फिर पेंटोसर्करा, फास्फेट ग्रुप, पेंटोसर्करा, फास्फेट ग्रुप और नाइट्रोजनी क्षार। इसी तरह से नीचे की श्रृंखला में भी ये अरेंज होता है। ठीक, तो ये जितनी ज्यादा संख्या में होंगे, ये न्यूक्लियोटाइड जितनी ज्यादा संख्या में होंगे, ये न्यूक्लियोटाइड जितनी ज्यादा संख्या में होंगे उतनी ज्यादा बड़ी क्या होगी, उतनी ज्यादा बड़ी डीएनए का स्ट्रक्चर होगा, उतना ज्यादा बड़ा डीएनए का स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम जानेंगे कि न्यूक्लियोटाइड, जैसे कि इसके पहले मैंने बताया था न्यूक्लियोटाइड तीन टाइप से होता है, नाइट्रोजनी क्षार, पेंटोसर्करा, फास्फेट शुगर, 3 टाइप से होता है न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड की जितनी ज्यादा संख्या होगी उतनी ही ज्यादा लंबाई किसकी होगी, डीएनए की। ठीक, तो यहाँ पे देखना हमें कि नाइट्रोजनी क्षार, जैसे कि अभी इसके बताया था, इसके भी भाग कई सारे हैं इसके भी। तो नाइट्रोजनी क्षार यहाँ पे 2 टाइप का है। 2 टाइप नाइट्रोजनी क्षार 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है प्यूरिन, दूसरा होता है पिरिमिडिन। प्यूरिन भी 2 टाइप का होता है, जिसे एडेनिन कहते हैं, और एडेनिन को ए से डिनोट किया जाता है। प्यूरिन 2 टाइप का होता है, एक एडेनिन और एक गुआनिन। एडेनिन को ए से डिनोट किया जाता है, गुआनिन को जी से डिनोट किया जाता है। ठीक, इसी तरह से नाइट्रोजनी क्षार का दूसरा वाला भाग जो है पिरिमिडिन के 3 भाग होते हैं। 3 भाग में से साइटोसिन जो है इसको सी से डिनोट करते हैं, थायमिन को टी से डिनोट करते हैं, और यूरेसिल को यू से डिनोट करते हैं। यानी कि पिरिमिडिन के कितने भाग हो गए, 3, साइटोसिन, थायमिन, यूरेसिल। प्यूरिन के कितने भाग, एडेनिन, गुआनिन। मतलब टोटल नाइट्रोजन क्षार की संख्या हम देखें तो 5 हो गई, 1 2 3 4 5 संख्या हो गई। इसमें जानना हमें सबसे पहले याद रखना है न्यूक्लियोटाइड की संख्या। न्यूक्लियोटाइड की संख्या कितनी है, नाइट्रोजन क्षार 1, पेंटोसर्करा 2, फास्फेट ग्रुप 3 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड होते हैं। और इसमें सबसे पहले हमें जानना है नाइट्रोजन क्षार को। नाइट्रोजन क्षार की संख्या 2 होती है। एक होता है प्यूरिन, दूसरा होता है पिरिमिडिन। प्यूरिन भी 2 प्रकार का होता है, एडेनिन और गुआनिन। एडेनिन को ए से डिनोट करते हैं, गुआनिन को जी से डिनोट करते हैं। पिरिमिडिन को, दूसरा वाला जो नाइट्रोजन क्षार का भाग है, पिरिमिडिन को 3 भाग में डिवाइड किया गया है। साइटोसिन को सी से, थायमिन को टी से, और यूरेसिल को यू से डिनोट किया जाता है। मतलब टोटल नाइट्रोजन क्षार की संख्या कितनी होगी, 5, ऐसा बोला जाता है। तो डीएनए और आरएनए में न्यूक्लियोटाइड की जो संख्या, सॉरी नाइट्रोजनी क्षार यानी कि नाइट्रोजन क्षार जो नाइट्रोजन बेस है 5 नहीं होता है। ठीक, यहाँ पे 4 ही रखा जाता है, क्योंकि दोनों आनुवंशिक पदार्थ कार्य कर रहा है, कुछ जीवों में ये और बहुत सारे जीवों में ये डीएनए। तो यहाँ पे 4 ही क्या होगा, 4 इसमें नाइट्रोजन क्षार होगा, 4 इसमें होगा। तो इसमें एक एक चीज एब्सेंट होता है। अगर डीएनए है, डीएनए में नाइट्रोजन क्षार को रखेंगे तो एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन, ये चारों क्या होंगे, डीएनए में या डीएनए की श्रृंखला में अटैच होते हैं। उसमें एब्सेंट होता है तो सिर्फ यूरेसिल, यानी कि डीएनए में नाइट्रोजन क्षार नहीं पाया जाता तो कौन सा, यूरेसिल। और आरएनए में कौन सा नाइट्रोजन क्षार नहीं पाया जाता है, थायमिन। आरएनए में थायमिन एब्सेंट होता है और डीएनए में यूरेसिल एब्सेंट होता है। ठीक, ये याद रखना है आपको, क्योंकि ये 5 दर्शाया गया तो पांचों में से एक एक चीज दोनों में एब्सेंट होगा। ठीक,
नेक्स्ट हम बात करेंगे पेंटोस शर्करा की। पेंटोस शर्करा, क्योंकि ये नाइट्रोजन क्षार हो गया, पेंटोस शर्करा, इसके बाद फास्फेट ग्रुप। इन तीनों को श्रृंखला में यहाँ पे हमने अटैच किया था ना, तीनों को अटैच किया था, तो ये इस तरह से डीएनए की श्रृंखला बन गई और तीनों को अटैच किया था। अंदर की साइड क्या था, नाइट्रोजन क्षार, और बाहर था पेंटोस फास्फेट ग्रुप और पेंटोस शर्करा। ये बन गया एक न्यूक्लियोटाइड। इसी तरह से इसी क्रम में दूसरा वाला, इसी क्रम में तीसरा बनेगा, फिर इसी साइड दूसरी साइड भी ये सिस्टम ऐसे चलता है, ठीक है। इस तरह से इनकी संख्या एक सीरियल वाइज से जुड़ी होती है, ठीक। पेंटोस शर्करा ये भी दो श्रृंखला से मिलकर बना होता है। पेंटोस शर्करा भी दो श्रृंखला से मिलकर बना होता है, जो कि डीऑक्सीराइबोस शर्करा। पहला क्या होता है, डीऑक्सीराइबोस शर्करा, ये किस में होता है, डीएनए में होता है, और